एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो हमें एक अननोन नाम से रिक्वेस्ट आई थी जिनने मुझे बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की भी वीडियोस बनाइए। तो आज मैं आपके लिए ये वाला टॉपिक लेके आई हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एक दिन आके किसी ने बोला चलो आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तो बन जाएगा, बट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो एक एक प्रोसीजर से चल रहा है। तो हम बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री स्टार्टिंग से, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था वहाँ से जो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे रूल्स लेके आए, उसके बाद कैसे रिफॉर्म हो के हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बना। अभी 26 नवंबर आज 28 है ना, तो 2 दिन पहले 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं हम। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो जो फर्स्ट थिंग है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हुआ, पहले एक तो ये पोस्ट नहीं आएगा, दैट्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये थी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या थी, जो भी ब्रिटिशर्स का रूल था या फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया या फिर क्राउन रूल जो आया, वो सारे हमारे पास जो भी रूल एक्ट सब चीज़ें लेके वो सारा प्री में आएगा। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1947 के बाद जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई और उनने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करके दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज तक ऑनवर्ड्स, मतलब आज तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चलता रहा है, फिर उसमें सारी अमेंडमेंट्स इंक्लूड होती है, सारी चीज़ें जो भी चेंजेस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किए वो सारे आएंगे। ठीक है, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आएगा। अब मेन फोकस हमारा रहेगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे सबसे पहले। तो बात करते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और प्री इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस हमें कब मिली, 1947 में। ओके, तो 1773 से लेके 1947 तक, इस 1773 से पहले क्या चल रहा था, राजाओं का रूल चल रहा था। तो राजा जैसे भी अपनी प्रजा को चलाते थे वो चलती थी। ठीक है, उससे तब इतनी ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें नहीं थी हमारे पास, या फिर कोई भी और अदर राइट्स हो गए, या फिर कैसे एक ह्यूमन अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकते, वो सब कुछ भी नहीं था। सिर्फ राजा जो बोलता था वैसे उसकी चलती थी, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले। ठीक है, तो उससे पहले सारा, उसके बाद हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आई। बिजनेस करते करते उन्होंने अपना बिजनेस इतना एक्सपेंड कर दिया कि वो पूरे इंडिया के ऊपर रूल करने लग गए। तो हम बेसिकली ये वाली टाइमलाइन से 1773 से लेकर 1947 तक, जब तक ब्रिटिश रूल रहा, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे इस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में भी दो चीज़ें थी। सबसे पहले एक तो हमारे पास कंपनी रूल आया था, एक हमारे पास क्राउन रूल आया था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी रूल क्या था, किस कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, जो कि था 1773 से 1858। इस कंपनी ने क्या किया था, सबसे पहले ये कंपनी आई थी अपने कुछ बिजनेस वगैरह करने बंगाल की साइड से। बंगाल में थोड़े दिन ये रही और इसने दीवानी राइट्स ले लिए। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 बंगाल से और किसी स्टेट में एक्सपेंड हुई, फिर पूरे इंडिया में एक्सपेंड होती चली गई। और पूरा इंडिया, तब पूरे इंडिया क्या था, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था, बांग्लादेश भी इंक्लूड था, और इंडिया की जो भी टेरिटरी आज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज इंक्लूड थी। उसके बाद डिवाइड होता गया और कंट्रीज अलग अलग होती गई। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो इधर वाला ये ईस्ट पाकिस्तान बना और ये वेस्ट पाकिस्तान बना, और बीच में इंडिया बना। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। जो बात थी 1858 तक ये चला था। तो ये जो कंपनी थी ये क्राउन रूल में कैसे पहुंची, तो ये जैसे 1858 तक ये हुआ, और 1858 से 1947 जब तक हमारे इंडिपेंडेंस हुई तब तक हमारा क्राउन रूल चल रहा था। तो ये कंपनी रूल से क्राउन रूल कैसे शिफ्ट हुआ, जब 1857 के रिवोल्ट होने चालू हुए। तो इससे पहले क्या आता था, जैसे पिट्स एक्ट आ गया, रेगुलेटरी एक्ट आ गया, या फिर गवर्नर जनरल उनके होते थे, या फिर सारे डिसीजन वो लेते थे। जैसे कमेटी है 5 लोगों की, तो एक इंडियन रख लिया और बाकी 4 ब्रिटिशर्स ही है, तो मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स की, तो उनके हिसाब से चलेंगी सारी चीज़ें। पर 1857 में इतने रिवॉल्ट हुए, इतने रिवॉल्ट हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ये जो क्राउन है, जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया नहीं सॉरी, जो ब्रिटिशर्स है, जो वहाँ का क्राउन था यूके का, तो उनको ऐसा लगने लगा कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो एकदम ही रूल कर लेगी वहाँ पे, और इसने इतना क्या पैसा कमा लिया इंडिया से कि ये यहाँ पे आके भी सारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी बिगाड़ सकती है। तो उन्होंने बोला कि ये जो कंपनी है वो तो ख़त्म करेंगे भाई, और
रूल आएगा क्राउन। अगर हमारे कंट्री के कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया या फिर पूरी कंट्री को ही रूल कर लिया, तो कोई कंपनी नहीं चलाएगी उसको, हमारा क्राउन चलाएगा, ठीक है। तो क्राउन में शिफ्ट हो गया वो। तो 1857 के रिवॉल्ट्स के बाद एक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919, और उससे पहले भी 3-4 एक्ट और आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उन सबको भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अभी ये क्राउन रूल बस इतना ही है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने बात की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और प्री कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े थे। 2 टाइप में हमारा पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से चल रहा था, और उसके बाद हमारा ब्रिटिश क्राउन में शिफ्ट हो गया था रूल, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी सारे एक्ट्स हमारे पास आए। तो उनके बारे में पहले हम उनको इंट्रोडक्टरी एक बार पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसको सेटलमेंट एक्ट भी बोला था 1781 में कन्वर्ट करके, ठीक है। उसके बाद आया था हमारा पिक्स इंडिया एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी अफेयर्स थे, जो भी चीज़ें थी, और जो भी मिलिट्री ये सारी चीज़ें थी, ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर जा रही थी। और इसमें गवर्नर जनरल की पोस्ट को गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल की पोस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अभी हम बाद में सबका अच्छे से पढ़ेंगे, बट पहले हम बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आया हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि था 1784 का। उसके बाद हमारे पास आया चार्टर एक्ट 1793 में। उसके बाद हमारे पास आया चार्टर एक्ट वापस से सेकेंड पार्ट में 1830 में, और तीसरी बार फिर से चार्टर एक्ट आया 1833 में, ठीक है। उसके बाद वापस आया चार्टर एक्ट 1853 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में, और उसके बाद वापस से काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1892 में, और वापस एक बार और आया काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। इसको हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और हाँ, ये वाला जो वो आया था, रिफॉर्म आया था 1857 से पहले, ये वाला 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जब 1857 के बहुत सारे रिवॉल्ट्स होने लगे ना, तो सडनली क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा फोकस था ब्रिटिश क्राउन में चला गया। तो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से फिर ये आने लगे थे, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, और उसके बाद फाइनली हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, जो कि एक एक्ट आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, और हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना स्टार्ट किया। तो वो हम पढ़ेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। तो दैट्स ऑल अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। ओके, तो अब हम सबसे पहले एक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। So now we are starting our first act of post pre-constitutional developments. तो पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें ये क्या क्या चीज़ें रेगुलेट किया। रेगुलेट करना मतलब आपको सबको पता है ना कि रेगुलेट करते हैं अपन किसी चीज़ उसको चलाना। इंस्टेंस हम हिंदी में ले ले तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, और 1773 का ये एक्ट हमसे बात क्या कर रहा था, कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन क्राउन। ओके, हाय एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, जो कि फर्स्ट एक्ट आया था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से हमारे इंडिया में 1773 में ये एक्ट आया था। तो ये हमसे क्या कह रहा था, ये जो एक्ट था वो क्या करता था, कंट्रोल करता था और रेगुलेट करता था अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द क्राउन। कौन सा क्राउन की बात हो रही है, ब्रिटिश क्राउन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो अफेयर्स, जो इनके अफेयर्स रहते थे, जो भी इनके काम रहते थे, वो उन सबको रेगुलेट करता था। किन सब के काम, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम रहते थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस एक बिजनेस सेटअप था ना, मतलब एक बस एक फर्म टाइप थी ना जो इंडिया में आई थी बिजनेस करने, ठीक है। उसमें ये थोड़ी था कि वो ही रूल करेगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, जो ब्रिटिश इंडिया में पूरा हो गया था, वो क्या था, वो अब क्राउन की तरफ, ब्रिटिश क्राउन जो था उसमें शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स रहते थे या फिर जो भी चीज़ें रहती थी, वो ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल करने लग गया था, ठीक है। ये पहली बात हो गई। इसमें दूसरी बात ये आती है, अब इसमें जो एक पोस्ट होती थी हमेशा गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। जैसे अभी अपने इंडिया के अभी कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं, तो जैसे हमारे गवर्नर होते हैं ना, जैसे गवर्नर ऑफ राजस्थान, गवर्नर ऑफ यूपी, तो ये सारी तो
ये सारी तो स्टेट लेजिस्लेचर में सब आ जाती है, बट उस टाइम पे एक अलग गवर्नर की पोस्ट चलती थी जो कि सारा काम संभालती थी, ठीक है। तो उस पोस्ट का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इस पोस्ट का नाम चेंज करके कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में हमारे सबसे पहले तो एक तो कंट्रोल अफेयर, जो भी सारे अफेयर रहते थे या फिर जो भी सारे रेगुलेटरी काम रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कौन कंट्रोल करने लग गया था? ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद जो गवर्नर जनरल, गवर्नर की जो पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल की पोस्ट में चेंज कर दिया था, ठीक है। इसके बाद आती है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। वन मार्क्स के क्वेश्चन MCQ इन सब में काफ़ी आता है ये, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। उसके बाद 1781 में अमेंडेड, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये 1773 में आया था, बट 1781 में ये रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड कर दिया था किसने? सेटलमेंट एक्ट में, ठीक है। और जो पहला सुप्रीम कोर्ट था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, बट जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था और सब चीज़ें ये ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो हमारा मेन सेंटर, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए बंगाल से थे, तो सारा जो मेन सेंटर था वो बंगाल था, ठीक है। तो उधर पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, जिसकी फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजे इम्पे, ओके। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसके बाद हम दूसरा एक्ट पढ़ेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट के नेक्स्ट आया, ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग पिट्स एक्ट, जो कि आया था 1784 में, ठीक है। इस पिट्स एक्ट में क्या क्या चीज़ें आए? जो भी हमारा लास्ट एक्ट कौन सा था? रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। उसमें जो भी ड्रॉबैक्स रह गए थे उन चीज़ों को रिफॉर्म किया था किसने? पिट्स एक्ट ने। एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रिफॉर्म ड्रॉबैक, ठीक है। ड्रॉबैक्स को रिफॉर्म करने के लिए पिट्स एक्ट आया 1784 में, ठीक है। इसके बाद जो इसमें जो गवर्नर जनरल थे, पहले जो पावर, पहले लास्ट वाले रेगुलेटरी एक्ट में तो हमारा जो गवर्नर की पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल बन गई थी, और उसका नाम चेंज हुआ था। बट अब इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल की जो पावर थी, ठीक है, जो गवर्नर की पावर थी या फिर गवर्नर जनरल की पावर थी, वो किसको मिल रही थी? अब प्रोविंशियल गवर्नर्स, जो प्रोविंस के गवर्नर्स होते थे। प्रोविंस के गवर्नर्स मतलब जैसे कोई प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविंस हो गया, ठीक है, तो उसमें तरह तरह की ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस थे, बहुत सारी जगह थी, ठीक है। तो वो सारे जो प्रोविंस थे वो उनके भी गवर्नर्स होते थे उन प्रोविंसेस के, तो उनके पास आ गई थी किन की पावर? गवर्नर जनरल की पावर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी टेरिटरीज आर नाउ कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। जो भी सारी कंपनी की टेरिटरीज थी, जैसे कुछ, जब उस टाइम पे शायद महाराष्ट्र का एरिया नहीं गया था ब्रिटिशर्स के पास, तो इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा या फिर जो भी कुछ इंडिया में प्लेसेस बचे हुए थे, उन टेरिटरीज के अलावा जितनी भी सारी टेरिटरीज थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी, वो सब अब क्या कहलाने लगी थी? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जो कि अब क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर जा रहा था, ठीक है। तो अब उन टेरिटरीज को ये बोलते थे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अब इसके बाद बात आती है इंडियाज ऑल अफेयर्स आर नाउ अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया के जितने भी सारे अफेयर होते थे, अफेयर सिविल अफेयर्स जो सिविल मैटर्स होते थे, उसके कोई पॉलिटिकल मैटर्स होते थे, उसके मिलिट्री रिलेटेड कोई भी मैटर होता था, या फिर कोई कमर्शियल रिलेटेड, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्स करनी तो आई थी, मतलब बिजनेस करनी तो आई थी, तो उसके कमर्शियल मैटर्स जितने भी सारे मैटर्स थे ना, एंड ऑल अदर अफेयर्स जितने भी सारी चीज़ें थी, जो भी था सब कुछ अब किसके अंडर आ रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। विच डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। ये पिट्स एक्ट ने डिस्टिंग्विश कर दिया था कि कमर्शियल फंक्शन अलग होंगे और पॉलिटिकल फंक्शन अलग होंगे। पॉलिटिकल फंक्शन कौन कर रहा था? हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो कमर्शियल फंक्शन थे वो थोड़े बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, या फिर उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही जा रहा था, बस वो एक बिजनेस के तौर पर ही इंडिया में काम कर रही थी, क्योंकि अब गवर्नमेंट का रूल आ गया था। किस गवर्नमेंट का? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब जो कमर्शियल मैटर्स थे इंडिया के, वो कौन संभालता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक कमेटी बना दी, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो इसके सारे मैटर्स को संभालता था। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स रहते थे इंडिया के, वो कौन संभालता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर पिट्स एक्ट। अब हम नेक्स्ट एक्ट पे मूव ऑन करते हैं। हाय, तो अब हम अभी यहीं तक ही कर रहे हैं। चार्टर एक्ट जो भी सारे आए थे वो अभी हम थोड़े थोड़े इस वीक में, आई प्रॉमिस लाइक इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगी।
बट अभी मेरे क्या है, एक्चुअली मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इट्स बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ होल डे, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ उतना टाइम, बट मैं आपको पक्का आई प्रॉमिस मैं इसको कंप्लीट करके दूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और तब तक आप ध्यान रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। मैं आपको सारी पढ़ाई करवाऊँगी। टाटा।